एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है ना, तो हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ये तो आप लोगों को पता होगा कि जितना भी क्वेश्चन कराया जाता है, जितना भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कराया जाता है, चाहे वो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कराया जाए या फिर ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कराया जाए, उन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ता है। जैसा क्वेश्चन कराया जाता है एकदम डिट्टो हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है ना, ये हमारा रिकॉर्ड है। तो जितना भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, हर एक क्वेश्चन को एकदम डीपली समझा कर आप लोगों को आंसर बताया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ताकि बाद में आप लोगों को पछतावा ना हो कि मैंने मुस्कान मैम का क्लास नहीं किया था। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन जितना भी कराया जाएगा आप लोगों को, जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराया जाएगा, एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, तब जाकर आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि जब आप लोग फाइनल एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, एग्ज़ाम हॉल में बैठकर जब जनरल साइंस का क्वेश्चन बना रहे होंगे, तब आप लोगों को एहसास होगा कि यस, मुस्कान मैम का क्लास कितना इम्पॉर्टेंट था। और रही बात आप लोगों के एग्ज़ाम की, तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। आयोग इतने दिनों से डिले कर रही थी, लेकिन अब हरकत में आ गई है। आपका एग्ज़ाम डेट कभी भी आउट हो सकता है, आप लोग का एग्ज़ाम कभी भी लिया जा सकता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं ना, इस मोटिवेशन में, इस जोश जुनून में कमी नहीं आना चाहिए कि जब तक आप लोग को सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक आप रेस में दौड़ते रहिए, रेस में लगे रहिए। ठीक है ना, बिल्कुल भी आप लोग का मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए। और जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक आप रुकेंगे नहीं, दौड़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को माइंड में फिट कर लेना है कि आप लोग का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, और बीच में आप लोग को ढीला नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। और जितना भी आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, बाकी तो आप लोग ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, आप लोग की तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कराई जाएगी। ठीक है ना, तो जितना भी कंटेंट ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से प्रोवाइड किया जाएगा, एक भी कंटेंट को मिस नहीं करना है। और उसके साथ साथ जब आप लोग का एग्ज़ाम डेट आउट हो जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम डेट निकल कर आ जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग कुछ और नए अंदाज में जो है ना, कुछ नया करेंगे आप सभी लोग के लिए, ताकि आप लोग की तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही आज के इस वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक। अच्छा लगे वीडियो, जो कुछ भी समझाया जाएगा आज के वीडियो में समझ में आता है, तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। फटाफट आप लोग शेयर कर दें। चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं इस पीडीएफ की बात कर लूँ। ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ऑफकोर्स जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। आप लोग सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़े। ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर दिया जाएगा। और इस पीडीएफ की एक और ख़ास बात ये है कि सबसे लास्ट में अगर जाएंगे ना, तो लास्ट में देखिए यहाँ पर ये आप लोग को लिंक मिलेगा। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बीएसएससी 10+2 यानी कि इंटर लेवल के जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यानी कि पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन बीएसएससी द्वारा पूछा गया है ना, वो सारे क्वेश्चन का सल्यूशन मैं कराई हूँ। हर एक वीडियो जो है ना वहीं पर अवेलेबल मिल जाएगा। यानी कि पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है, प्रत्येक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग पिछले साल के पूछे गए सभी सवालों को करना चाहते हैं तो फिर इस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा, हर एक वीडियो को देखकर आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया है तो ज़रूर करें। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर, पॉइंट पर। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 यानी कि सबसे पहला प्रश्न है कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए। ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है लेंस प्रत्यारोपण और डी में है उत्तल दर्पण। अब देखिए, यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में उसका इंग्लिश भी ज़रूर पढ़ें। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर मायोपिया कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने हिंदी में पढ़ा होगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष। अब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ये आप लोग जो है ना गलत करते हैं।
जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उस पर इंग्लिश पर भी ध्यान दिया कीजिए कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। मायोपिया को हिंदी में कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोपिया। तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के रोगी को इसके निवारण के लिए क्या चाहिए, निकट दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक का वस्तु तो साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर के वस्तु को हम लोग साफ साफ नहीं देख पाते हैं। इस तरह का दोष अगर आँख में उत्पन्न हो जाए तो इस तरह के दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए हम लोग चश्मे में यूज़ करते हैं अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी कि अगर हिंदी का कोई टॉपिक है तो उसका ज़रा इंग्लिश भी देख लिया कीजिए कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है ना हिंदी में ना पूछकर उसको इंग्लिश में ही पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि मायोपिया के रोग के इसके निवारण के लिए क्या चाहिए, ठीक है, कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चाहता तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष भी पूछ सकता था लेकिन नहीं, स्टूडेंट को घुमाना है, ठीक है ना, तो इसी वजह से मायोपिया पूछा है। तो आप लोग भी थोड़ा चालाक बनिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोमीटर, बी में है हाइग्रोमीटर, सी में है लैक्टोमीटर और डी में है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये आप लोगों को मैं बताई हूँ कि जल, अगर जल की यानी कि जल को हाइड्रो कहा जाता है तो जल की शुद्धता के लिए तो हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है, लेकिन जल से अगर थोड़ा सा कम कर दीजिए तो वो हो जाता है सापेक्ष आर्द्रता, यानी कि नमी आप यूँ कह सकते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता की माप होती है हाइड्रो को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दीजिए, हाइग्रो हो जाएगा, यानी कि हाइग्रोमीटर से जो है ना सापेक्ष आर्द्रता की माप की जाती है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा के बाद तीसरा प्रश्न है कि किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन ए में है लाल, बी में है पीला, सी में है नीला और डी में है बैंगनी। विबग्योर आप लोगों को ट्रिक तो याद ही होगा, विबग्योर, ठीक है। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये 7 रंग है जिससे श्वेत प्रकाश मिलकर बना होता है। और इन 7 रंग में जिस रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग होता है, यानी कि रेड कलर। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वो होता है वायलेट, यानी कि इंडिगो कलर, इंडिगो या सॉरी वायलेट, वायलेट यानी कि बैंगनी, मैं इंडिगो बोल दी, वायलेट यानी कि बैंगनी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसी वजह से लाल रंग को खतरे के संकेत में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा दूर तक चल कर जाता है। देखते हैं लाल कलर जो है ना दूर ही से हमें दिख जाता है, क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और अगर बात की जाए विचलन कोण की तो विचलन कोण लाल रंग का सबसे कम होता है और वायलेट यानी कि बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है, ये तो सबको पता होता है, न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, वाट तो होगा नहीं, डाइन तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए में है दूरी की, बी में है समय की, सी में है वायु की और डी में है प्रकाश तीव्रता की। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। इसी वजह से मैं यहाँ पर देखिए स्टार लगा दे रही हूँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश वर्ष जो है ना ये दूरी का इकाई है, दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष में, ठीक है ना। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9, एक मिनट रुक जाए, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है ना ये दूरी का इकाई है, ठीक है, दूरी मापी जाती है, बड़ा इकाई है ये। छठा प्रश्न है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन ए में है रेडियो, बी में है औरक्त, सी में है ध्वनि और डी में है पराबैंगनी। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नहीं है। देखिए सबसे पहले तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
यानी कि ध्वनि तरंग जो है ना, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये एक अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, तभी ध्वनि जो है ना ये गमन करेगी, यानी कि चलेगी। अब ले लीजिए निर्वात, यानी कि अंतरिक्ष में आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देता है? अंतरिक्ष में जो लोग जाएंगे, मान लीजिए हम ही लोग जाते हैं अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में जब हम लोग जाएंगे तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि अंतरिक्ष में निर्वात होता है, कुछ भी कोई माध्यम ही नहीं होता है, और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसी वजह से अंतरिक्ष में अगर हम लोग जाएँ और बोलेंगे, तो जब बोलेंगे तो जो ध्वनि होती है ना वो चलेगी ही नहीं, यानी कि आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। तो अंतरिक्ष में जो है ना आवाज़ ध्वनि नहीं सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मीडियम ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है। ठीक है, तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी रेडियो वेव ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। औरक्त वेव यानी कि औरक्त किरणें जो है ना ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। पराबैंगनी किरणें ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि एक्सरे, गामा रेज, विजुअल रेज ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है। जूल सेकंड में आप लोगों को प्लांक नियतांक का मान बताना है। ऑप्शन ए में है 6.63 इंटू 10⁻34, बी में है 16.63 इंटू 10⁻34, सी में है 6.36 इंटू 10⁻34 और डी में है 6.63 इंटू 10⁻, यहाँ पर -34। तो जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ध्यान रहे -34, पावर में -34 होना चाहिए। 6.63 इंटू 10⁻34 ये हो गया जूल सेकंड में प्लांक नियतांक का मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। कौन से भाग से? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है जी? ऑप्शन ए में है तना, बी में है जड़, सी में है फूल और डी में है फल। तो हल्दी जो होती है वो पौधे के तने से प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स, कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 2। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती हैं, और उन 5 प्रकार का नाम क्या है? पहला का नाम है न्यूट्रोफिल, दूसरा का नाम है इओसिनोफिल और तीसरा का नाम है बेसोफिल, चौथा का नाम है मोनोसाइरस और पांचवा का नाम है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लिम्फोसाइट ही वो है जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। याद रखिएगा, एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो लिम्फोसाइट बनाता है, लिम्फोसाइट। और वो जो एंटीबॉडी है यानी कि लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाता है, तो वही एंटीबॉडी जो है ना बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, यानी कि ढिसुम करने का काम कौन करेगा? तो लिम्फोसाइट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी ही बैक्टीरिया को मारता है, नष्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में अगर हम लोग और जानें, तो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC को एक और नाम से जाना जाता है जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी कि ल्यूकोसाइट में जो है ना हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी वजह से ये रंगहीन होता है और हम इसे क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, यानी कि WBC कहते हैं। हम लोगों का खून लाल होता है, क्यों? लाल इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन WBC में हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है, इसी वजह से ये रंगहीन होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ठीक है ना, और WBC में केंद्रक पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और WBC की संख्या RBC की संख्या से कम होती है, यानी कि उसकी अपेक्षा कम होती है। और इसका जीवन काल अगर बात की जाए, WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि की बात की जाए तो 2 से 4 दिन तक होती है, और अगर मैक्सिमम बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन तक।
ठीक है ना, ये जिंदा रह सकती है WBC, मतलब जीवन काल लगभग 2 से 4, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन, इससे ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकती है। ठीक है, ये मर जाती है, आप यूँ कह सकते हैं कि जीवन काल है ये। प्रश्न संख्या 10 है कि लसिका इसमें उपस्थित होती है। लसिका किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए में है संवहन उत्तक, बी में है उपस्थि, सी में है शल्की उत्तक और डी में है तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका तंतु। ठीक है, तंत्रिका तंतु ऑप्शन नंबर डी में है। तो लसिका जो है ना, ये एक संवहनीय उत्तक है, याद रखिएगा। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर ए। लसिका यानी कि लिम्फ एक संवहनी उत्तक है और ये एक रंगहीन द्रव है, इसका कोई रंग नहीं होता, ये एक रंगहीन द्रव है और इसी में श्वेत रक्त कणिकाएं तैरते रहते हैं, यानी कि लिम्फोसाइट जो है ना वो तैरते रहते हैं और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए यही जो है ना उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां प्रश्न है कि पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन ए में है बिलीरुबिन, बी में है हीमोग्लोबिन, सी में है बाइल और डी में है पायरुविक अम्ल। बता दें इसका सही आंसर क्या होगा। पीलिया रोग से जो है ना पीड़ित व्यक्ति का, यानी कि पीलिया रोग से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उस पीड़ित व्यक्ति का यकृत यानी कि लीवर संक्रमित हो जाता है, वो प्रभावित होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है और उसके रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा जो है ना, बिलिरुबिन का स्तर लेवल वो बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। पीलिया रोग में जो है ना, पीलिया रोग से रुधिर में यानी कि रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये तो बहुत ही आसान है, सबसे बड़ी ग्रंथि सभी लोगों को पता है, वो है यकृत यानी कि लिवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यह सैग्यूवरस होते हैं, सैग्यूवरस होते हैं। ऑप्शन ए में है सर्प, बी में है केचुआ, सी में है कॉकरोच और डी में है मादा मच्छर। समझिए यहाँ पर कि सैग्यूवरस होते क्या है, आखिर किसे कहते हैं सैग्यूवरस। सैग्यूवरस उन जानवरों को कहते हैं जो दूसरे जानवरों के खून को पीते हैं, जैसे कि मच्छर। मच्छर क्या करते हैं, हम लोग एक तरह से हम लोग भी जीव ही हैं, ठीक है। तो मच्छर क्या करते हैं, हम लोग के खून को पीते हैं। देखते हैं आकर धीरे से बैठती है और काट कर उड़ जाती है मच्छर। तो यहाँ पर क्या, मच्छर दूसरे जीवों का खून पीते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मच्छर के अलावा जोंक भी खून को पीते हैं। यानी कि ये ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीवों के, दूसरे जानवरों के खून को पीते हैं। तो इस तरह के जानवरों को कहा जाता है सैग्यूवोरस। चमगादड़ भी क्या है, एक सैग्यूवोरस है। तो जोंक हो गया। और मच्छर में कौन मच्छर खून पीता है, मच्छर में मादा यानी कि फीमेल मच्छर खून पीती है। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी दिख जा रहा है, मादा मच्छर। इसी को धीरे से टिक कर दीजिए। तो जोंक, मादा मच्छर, चमगादड़ ये सभी सैग्यूवोरस के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ये भी तो बहुत आसान है ना। ऑप्शन ए में है थायराइड, बी में है पीयूष, सी में है एड्रीनल और डी में है अग्नाशय। सोचिए इतना हलवा क्वेश्चन, बच्चा जान रहा होता है कि मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि यह विटामिन टोकाफेरोल कहलाता है। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन डी और डी में है विटामिन ई। समझिए यहाँ पर विटामिन ई को ही हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं, यानी कि इसका रासायनिक नाम, विटामिन ई का ही रासायनिक नाम टोकाफेरोल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और ये विटामिन ई की कमी से जो है ना जनन शक्ति प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में है गाय, बी में है सूअर, सी में है मधुमक्खी और डी में है मछलियाँ। तो अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध होती है मधुमक्खियाँ। देखते हैं ये अपना पूरा समाज बनाए रखती हैं और कभी भी चलती हैं तो पूरा ग्रुप अपना समाज साथ में लेकर ही चलती हैं। मधुमक्खी का छत्ता आप लोग देखे होंगे, ढेर सारी मधुमक्खी का पूरा समाज होता है। ठीक है, तो अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए मधुमक्खियाँ प्रसिद्ध होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नायलॉन में एकलकों के मध्य इस प्रकार बंद होता है। यानी कि नायलॉन में जो एकलक होते हैं तो एकलकों के मध्य किस प्रकार का बॉन्ड होता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में है आयनिक, बी में है एमाइड, सी में है हाइड्रोजन बंध और डी में है एस्टर।
तो नाइलॉन जो होते हैं वो छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण के प्रोसेस द्वारा बने होते हैं और इनके एकलकों के मध्य जो है एमाइड बंद होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर समझिए, नाइलॉन जो है ना, ये मानव द्वारा यानी कि व्यक्तियों, हम इंसानों द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा है। याद रखिएगा, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है? तो याद रखना है नायलॉन। और इसको कब बनाया गया था, कब इसका निर्माण किया गया था? तो 1935 ईस्वी में निर्माण किया गया था। ये मैं आप लोगों को बताई भी हूँ कि मानव द्वारा संश्लेषित किया गया सबसे पहला रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। ठीक है, कब इसको बनाया गया था, कब संश्लेषित किया गया था? तो 1935 ईस्वी में किया गया था। और इसी नायलॉन का यूज़ होता है मछली पकड़ने के जाल में, यानी कि इस नायलॉन का प्रयोग किया जाता है मछली पकड़ने वाला जो जाल बुना जाता है, जाल बनाया जाता है, उस जाल को बनाने में, पैराशूट के कपड़े में, टायर में, और जो हम लोग टूथब्रश से यानी कि अपने दांत को धोते हैं, साफ़ करते हैं, ठीक है, तो टूथब्रश बनाने में यानी कि दांत ब्रश बनाने में इसी नायलॉन का यूज़ किया जाता है। सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है यानी कि हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए में है शनि ग्रह, बी में है शुक्र ग्रह, सी में है मंगल ग्रह और डी में है वरुण ग्रह। तो बताइए किस ग्रह, किस प्लैनेट के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन है? इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए शनि ग्रह। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है, शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में हाइड्रोजन यानी कि H2 प्रचुर मात्रा में होता है और ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसमें पता है वलयों की संख्या कितनी होती है? 7 संख्या होती है, वलयों की संख्या 7। और इसी ग्रह में सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं यानी कि सैटेलाइट पाए जाते हैं, 82 सैटेलाइट पाए जाते हैं, और जिनमें से सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है 20, बी में है 40, सी में है 70 और डी में है 50। बता दीजिए इसका सही आंसर। तो ये भी आप लोग जानते होंगे, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे मैम इतना आसान क्वेश्चन क्यों करा रही हैं, इतना आसान क्या BCC में पूछेगा, इंटर लेवल के एग्ज़ाम में पूछेगा? तो मैं कह रही हूँ जी हाँ पूछेगा। अभी तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि इतना आसान भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये जो सच है वो सच है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत आप लोग जानते हैं? 70%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 70% मतलब कि 2/3 भाग जो है ना महासागरों से ढका हुआ है पृथ्वी का सतह। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कि क्यूरी ताप का संबंध है। ऑप्शन ए में है ध्वनि, बी में है चुंबकीयता, सी में है रेडियो सक्रियता और डी में है लेंस। तो क्यूरी ताप का संबंध जो है ना वो चुंबकीयता से, यानी कि मैग्नेटिक आप यूँ कह सकते हैं कि चुंबकीयता। क्यूरी ताप वह ताप है, वह टेम्परेचर है जिसके ऊपर वाला पदार्थ अनुचुंबकीय कहलाता है और उस टेम्परेचर से नीचे वाला पदार्थ लौ चुंबकीय कहलाता है। यानी कि क्यूरी ताप से ऊपर यानी कि उस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर वाला पदार्थ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुचुंबकीय कहेंगे। उससे कम टेम्परेचर वाला पदार्थ है तो उसको हम लोग लौ चुंबकीय कहेंगे। ठीक है, तो क्यूरी ताप का रिलेशन किससे है? तो चुंबकीयता से है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग BSSC इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये 20 क्वेश्चन मस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs थे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। और इसी तरीके से आप लोगों को और भी ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे। बस आप लोग जुड़े रहें ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ और आप अपनी तैयारी एकदम धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो कुछ भी समझाया गया अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूँ। ठीक है ना। और आई होप आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।